नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सब लोग पैथोलॉजी की इस क्लास में एक साथ आए हुए हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने बात किया था पैथोलॉजी के पहले पार्ट में, तो कुछ बेसिक सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पर चर्चा की थी कि प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कौन सी भाषा का है, किन किन ग्रीक वर्ड से मिलकर फाइटोपैथोलॉजी का निर्माण हुआ है, उनका मीनिंग क्या है, और फाइटोपैथोलॉजी की परिभाषा यानी डेफिनेशन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने बताया था कि कोई भी पैथोजन एक प्लांट को जब अफेक्ट करेगा तो वो कोई ना कोई सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, और जब सिम्टम होगा तो उसके द्वारा हमें लॉसेस होंगे। लॉसेस हमने दो प्रकार के बताए थे, डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की थी कि फादर पे बात की थी कि अगर हम बात करते हैं कि फादर वर्ल्ड में हमने बात की थी और इंडिया में बात की थी। ठीक है, वर्ड की बात हमने की थी तो एंटोन डी वेरी साहब के बारे में बात की थी, और इंडिया के फाइटोपैथोलॉजी के जनक की अगर हम बात किए थे तो ईजे बटलर साहब के बारे में बात किए थे। तो आगे हम देखते हैं कि ईजे बटलर से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, ईजे बटलर और बीबी मुंदकर, इनसे रिलेटेड पुस्तक में सिमिलरिटीज़ मिलती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे गलत करते हैं, और 2018 AGTA में क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो मैं चर्चा कर लेता हूँ इन्हीं बिंदुओं से कि AGTA का जो पेपर 2019 में हुआ था, वैकेंसी 18 की थी। ठीक है, तो 2019 में जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था, एक बुक पूछी गई थी, उस बुक का नाम क्या था? फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज। फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज, ये क्वेश्चन आया था 2019 के AGTA के पेपर में। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी VV मुंडकर। VV मुंडकर ने लिखी कौन सी पुस्तक? फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। VV मुंडकर, इन्होंने ही 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, VV मुंडकर साहब ने। ठीक है, तो हमने बात की कि फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो VV मुंडकर के द्वारा लिखी गई। अब इसी से रिलेटेड एक और पुस्तक का नाम पूछा जाता है, एक और बुक है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और कहीं क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यही जब क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। तो मैं नहीं चाहता कि जो सिमिलरिटीज़ वाले क्वेश्चन हैं उनमें आप भी गलत करके आओ, क्योंकि आप एक वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़े हुए हो, एक भरोसे के संस्थान से जुड़े हो, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं वाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड दोनों से क्लास है आपको दे रहा हूं। जब डिजिटल हमारा खाली होता है तो मैं वहां से क्लास दे देता हूं, और जब हमारा वाइट बोर्ड खाली होता है तो यहां से क्लासेस दे देता हूं, क्योंकि हमने ठाना है कि AGTA का कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से आप तक पहुँचाया जाए, ताकि हर वो परेशान बच्चा जो AGTA में नौकरी चाहता है उसका उद्धार हो सके। क्योंकि हमसे जो शताब्दी बैच से बच्चे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं दो तीन जगह बैच ले रखे हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो वो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। तो बच्चों का असीम प्यार जो हमें वाइट बोर्ड की तरफ खींचता है। ठीक है, अब आपको डिजिटल और वाइट बोर्ड दोनों से आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और हर जगह से आपकी क्लासेस मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं, एक बुक है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, डिजीज इन प्लांट। अब देखिएगा, एक जैसा दिख रहा है नाम, एक जैसा नाम दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। और ये किसकी पुस्तक है? ये है ईजे बटलर साहब की पुस्तक है, ये ईजे बटलर। और ये वो बटलर नहीं है जोस बटलर जो इंग्लैंड के विकेट कीपर, ये कौन है? ईजे बटलर साहब है। ठीक है, तो अब बात आती है पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज पूछे तो VV मुंडकर साहब, अगर फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट पूछे तो ईजे बटलर साहब। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अब पैथोलॉजी का डर जो आप लोगों के अंदर बना हुआ है उसको हमको भगाना है। ठीक है, क्योंकि जब तक पैथोलॉजी का डर आपके मन से नहीं जाएगा आप पैथोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। ये हमारा वादा है कि जिस दिन
दिन पैथोलॉजी का अंतिम क्लास होगा उस दिन आप ये ज़रूर बोलोगे कि सर पैथोलॉजी बिल्कुल जैसा आपने एक्सटेंशन को धूल धूल कर दिया वैसे पैथोलॉजी में भी मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि हम एक बच्चे की फीलिंग को समझ कर ही क्लास कंडक्ट करेंगे कि एक बच्चा हमसे क्या चाहता है और किस हद तक वो हमसे इंटरेक्ट हो सकता है और किस हद तक वो हमारी बातों को अपने अंदर अंतःकरण में रख सकता है। ठीक है, आप इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और अगली चीज़ें आपको बता सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने के ऑब्जेक्टिव पर जब हम चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मतलब पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य, पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य, विज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, ध्यान देना। अब एक आध बच्चे हमारे पास रोज ऐसे मैसेज कर देते हैं कि सर आप बहुत डीप पढ़ाते हो, कहने का मतलब बहुत थ्योरी में पढ़ाते हो, आप वन लाइनर पढ़ाया करो। ठीक है, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप वन लाइनर बहुत दिनों से पढ़ रहे हो AGTA के लिए। अगर मैं पूछूं कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा तैयार है तो आपका आंसर आएगा कि सर कुछ कहा नहीं जा सकता, सब्जेक्ट मेरा तैयार नहीं है। तो वन लाइनर आपके समग्र विकास नहीं करेगा, आपको समग्र चाहिए, संपूर्ण चाहिए। अभी आपको डीप पढ़ना है, बाद में वन लाइनर पे आएंगे। ठीक है, आप सोचो कि वन लाइनर से हम तैयारी करके AGTA क्रैक कर देंगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी लाइफ की। आप विधिवत तरीके से पढ़ाई करिएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जैसे कोई भी परियोजना बनाते हैं, कोई भी कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम। ऐसे ही पादप रोग विज्ञान को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो मूल उद्देश्य बताते हैं। तो हम पहला उद्देश्य देखते हैं, पौधों की बीमारियों के जैविक, अजैविक व पर्यावरणीय रोग जनकों का अध्ययन करना, रोग जनकों का अध्ययन करना। ठीक है, समझ में आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, टू स्टडी द बायोटिक, एबायोटिक एंड एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज। कहने का मतलब है कि पौधों की जो बीमारियाँ लगती हैं वो जैविक कारक के द्वारा लगती हैं या अजैविक रोग कारक के द्वारा लगती हैं या कोई पर्यावरणीय रोग कारक है जिसके द्वारा बीमारियां लग रही हैं, उनका अध्ययन करना। अगर हम इसी को एक लाइन में बोलें तो इसको एक लाइन में हम क्या बोल सकते हैं, इटियोलॉजी। क्या बोल सकते हैं, इटियोलॉजी। तो अगर हम बात करें, कहीं भी आ जाए टर्म इटियोलॉजी की परिभाषा, तो टू स्टडी द बायोटिक, एबायोटिक एंड एनवायरमेंटल कॉजेज ऑफ डिजीज। कहने का मतलब जो पौधों की बीमारियां लग रही हैं वो किन रोग जनकों से लग रही हैं, चाहे वो जैविक है, अजैविक है, पर्यावरणीय, कैसा रोग जनक है। मतलब रोग जनक की प्रवृत्ति के बारे में बात करना है, रोग जनक की प्रकृति के बारे में बात करना है, रोग जनक के बारे में बात करना कि रोग जनक कैसा है, जैविक है, अजैविक है, पर्यावरणीय है। इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी में किया जाता है। समझ में आ गया। एक लाइन में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इटियोलॉजी कहेंगे। बाकी पहला उद्देश्य क्या है, जो पौधों में बीमारियां लग रही हैं वो किस वजह से लग रही हैं ये हमें जानना है, कैसा पैथोजन है ये हमको जानना है। ठीक है, तो ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरे उद्देश्य पर हम बात करते हैं, रोग विकास के तंत्र का अध्ययन करना। पौधों में रोग विकास
तंत्र का अध्ययन करना। कहने का मतलब पौधों में जो रोगों का विकास होता है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? उसका किसमें अध्ययन किया जाता है? पादप रोग विज्ञान में। जो पौधों में रोग लग रहा है उसका विकास तंत्र मतलब मैकेनिज्म, डेवलपमेंट मैकेनिज्म या मैकेनिज्म डेवलपमेंट, तो इसका क्या लिख सकते हैं? टू स्टडी द मैकेनिज्म डिजीज डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पौधों में जो रोगों का विकास हो रहा है उसका एक तंत्र है पूरा अध्ययन करना कि पौधों में रोग का विकास कैसे हो रहा है। तो रोगों का विकास कैसे होता है? कोई पौधा है उसके संपर्क में जब पैथोजन आता है तो उसके आसपास वो कहीं ना कहीं इन्वेजन करता है, उसके आसपास भ्रमण करता है, बैठता है, फिर वहाँ वो पेनिट्रेशन करता है, अपने होस्टोरिया वगैरह अंग से पेनिट्रेशन करता है। जब पौधे के किसी पार्ट को पेनिट्रेट करेगा फिर वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट के अंदर उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कमी होगी। जब हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होगी तो हम लक्षण प्रतीत करने लगेंगे, उनको सिम्टम बोलते हैं, और उससे हम जान जाते हैं कि इसमें रोग लगा है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं ये डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है कि पैथोजन आया पेड़ के संपर्क में, पेड़ के किसी पार्ट के संपर्क में, फिर उसने उस पार्ट के आसपास बैठना सीखा, इन्वेजन किया, फिर उसने पेनिट्रेशन किया, फिर उसने इन्फेक्शन किया, तब जाके सिम्टम हुआ, और सिम्टम, साइन, सिंड्रोम, इनको देखकर हम पता लगा पाए कि ये पौधे में डिजीज हो गया। तो उसको डेवलपमेंट में जो प्रोसेस काम कर रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस। तो ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? पैथोजेनेसिस। क्या कहलाएगी? पैथोजेनेसिस। ठीक है, हमने बता दिया ना पैथोजेनेसिस क्या होता है। कोई पैथोजन होगा वो पेड़ के संपर्क में आएगा या पौधे के किसी पार्ट के संपर्क में आएगा, फिर उसके पास इन्वेजन करेगा, बैठेगा वहाँ, फिर वहाँ से वो पेनिट्रेशन करेगा, फिर इन्फेक्शन करेगा, उसके बाद सिम्टम आएगा, फिर डिजीज़ वो कहलाएगा। तो ये होता है पैथोजेनेसिस। अगर इसका हम बनाना चाहें पैथोजेनेसिस तो इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे ये कोई प्लांट्स है, जैसे ये कोई पैथोजन है, ये कोई पैथोजन है और ये किसके संपर्क में आ रहा है? ये कोई प्लांट्स है। ठीक है, ये कोई प्लांट्स है, इसके संपर्क में आ रहा है। अब ये पैथोजन प्लांट के संपर्क में जैसे ही आएगा, अब इस प्लांट से ये क्या करेगा? पैथोजन यहाँ पर इन्वेजन करेगा। क्या करेगा? इन्वेजन करेगा। ठीक है, या अपना स्थान ढूंढेगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इन्वेजन करेगा, और इन्वेजन के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पर पेनिट्रेशन करेगा। ये क्या करेगा? पेनिट्रेशन करेगा पेड़ के अंदर ही। सबसे पहले तो ये पैथोजन आया, पेड़ पे अटैक किया, फिर यहाँ से इन्वेजन किया, फिर ये पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन के बाद ये प्लांट्स में इन्फेक्शन बनाएगा, इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन के बाद ये क्या देगा? सिम्टम देगा। क्या देगा? सिम्टम देगा। जब ये सिम्टम्स देगा, जब ये सिम्टम्स देगा, ठीक है, और जब सिम्टम्स देगा तो सिम्टम्स के बाद क्या देखेंगे हम लोग? डिजीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे? डिजीज़ देखेंगे। और ये डिजीज़ कौन कर रहा है? एक पैथोजन कर रहा है। तो ये पूरा जो साइकिल चलता है यही होता है पैथोजेनेसिस। क्या होता है? पैथोजेनेसिस। फिर एक बार समझते हैं, कोई ये पैथोजन है, ये प्लांट के संपर्क में आया, ये हमारा प्लांट है, इसके संपर्क में ये पैथोजन आया, और यहाँ पर इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब इधर उधर बैठना, मतलब होस्ट प्लांट पर बैठना। इन्वेजन का मतलब होस्ट प्लांट पर बैठना। पेनिट्रेशन का मतलब जो होस्ट प्लांट है इसके किसी भी पार्ट को पेनिट्रेट करना, फिर वहाँ से भोजन अपटेक करना, जिससे इन्फेक्शन करना। वहाँ पर पौधे के किसी पार्ट पर इन्फेक्शन जब करेंगे तो यहाँ पर सिम्टम प्रोड्यूस होगा। जैसे हमारे में कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाता तो लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस होगा। सिम्टम के बाद हम कह सकेंगे ये डिजीज़ है, और किसकी वजह से हो रहा है? पैथोजन की वजह से हो रहा है। तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोल देते हैं? पैथोजेनेसिस बोल देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पैथोजेनेसिस समझ में आई होगी। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस। कि डिजीज पौधे के अंदर
कैसे डेवलप हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे की ओर हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम इसको हटाते हैं और उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला उद्देश्य हमारा क्या है, कि हम किन उद्देश्यों पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग धैर्य रखे रहिए। धैर्य जब रखोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आप ऐसा पैथोलॉजी कहीं भी पेड बैच लिए होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आपको इस लहजे में इतनी आसान भाषा में बाइलिंगुअल हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा उद्देश्य हम देखते हैं कि पौधे व रोगजनक के बीच अंतः संबंध का अध्ययन। पौधे व रोगजनकों के बीच, पौधे व रोगजनकों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन। अंतः संबंधों का अध्ययन करना, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि पौधे व रोगजनक के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन करना। कि पौधा है, उस पर अगर कोई रोगजनक अटैक कर रहा है तो पौधे और रोगजनक के बीच जो संबंध बन रहा है उसका अध्ययन करना। तो यहाँ से दो पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक डिजीज पिरामिड निकल के आता है, एक डिजीज ट्राइंगल निकल के आता है। तो अब हम बात करते हैं एक डिजीज पिरामिड और डिजीज ट्राइंगल की। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्राइंगल को हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तीन अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ से ये रिमूव कर देंगे इसको, इसमें लिखने के लिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी पे पहले से ही बना लेना ये इस प्रकार से, ये ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी पौधे में रोग तब तक नहीं होगा जब तक ये तीन कंडीशन नहीं होंगी। एक तो होस्ट, होस्ट का मतलब पोषक, जो पौधा होगा जिस पर अफेक्ट किया जाएगा, जिसका शोषण किया जाएगा, वो होस्ट होगा। और कैसा होस्ट होगा? फेवरेबल। कैसा होगा? ससेप्टिबल, ससेप्टिबल होस्ट होगा। ससेप्टिबल का मतलब है सुग्राही होगा, किसी भी पैथोजन को वो ससेप्ट करेगा। कोई पैथोजन जब उसके संपर्क में आएगा तो अपने आप को कमजोर समझेगा, इसलिए इसको ससेप्टिबल होस्ट बोलते हैं। ससेप्टिबल का मतलब किसी भी चीज़ के आगे सरेंडर कर देना। तो एक होस्ट होना चाहिए, दूसरा एक पैथोजन होना चाहिए। पैथोजन, डिजीज तब तक नहीं होगा जब तक एक होस्ट नहीं होगा, मतलब जो प्लांट होस्ट का मतलब पैथोजन जो डिजीज को करता है। तो कैसा पैथोजन होना चाहिए? वायरुलेंट, उग्र पैथोजन होना चाहिए, खतरनाक। जब तक वायरुलेंट पैथोजन नहीं होगा, ये वायरुलेंट पैथोजन जब ये होस्ट प्लांट पर अटैक करेगा तब डिजीज होने की संभावनाएं होंगी, और तब तक नहीं होंगी जब तक इसको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। इन्वायरमेंट, अब यहां पर देखना कैसा इन्वायरमेंट? फेवरेबल, फेवरेबल। अब ऐसी घटना को हम डिजीज ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज ट्रायंगल। अभी हम आपको बताएंगे, अभी घबराना मत कि ये नीलेश सर क्या बताने वाले हैं, मेरे समझे में नहीं आ रहा है कुछ, सब समझ में आएगा भैया। अब देखो, किसी पौधे में रोग तभी होगा जब ये तीनों की उपस्थिति होगी। किसी पौधे के अंदर रोग तभी होगा जब ये तीनों की उपस्थिति होगी। इन तीनों में अगर एक कम है तो रोग नहीं होगा। मान लो एनवायरनमेंट फेवरेबल है, पैथोजन भी है, परंतु रोग कहाँ करे? होस्ट प्लांट ही नहीं है, ठीक है। मान लो होस्ट प्लांट है, एनवायरनमेंट है अच्छा, पैथोजन ही नहीं है, तो रोग करेगा कौन? मान लो होस्ट प्लांट भी है, पैथोजन भी है, परंतु इस पैथोजन के जिंदा रहने के लिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है,
तो ये बेचारा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जब तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तब तक वो डिजीज कैसे करेगा। तो किसी भी प्लांट में रोग तभी होगा जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी, तीनों चीज़ों का संयोग होगा। इसे ही डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं। अब एक कहानी और आती है आगे। सर डिजीज पिरामिड आप बोल रहे थे अभी, वो कब बताओगे? तो बिल्कुल अभी बताएंगे हम डिजीज पिरामिड क्या होता है। ये एक ट्राइंगल हमने बना लिया। अब हमने बात किया कि एक ससेप्टिबल होस्ट, तो यहाँ केवल हम होस्ट लिखेंगे। एक होस्ट होना चाहिए और एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। होस्ट और पैथोजन दोनों के लिए एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण। जब तक उसके अनुकूल वातावरण नहीं होगा तब तक वो डिजीज नहीं कर पाएगा। और एक पैथोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पैथोजन होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा? डिजीज होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें पंगु बना दिया, आपने यही चीज़ें यहाँ भी बताई, यही चीज़ें आप यहाँ बता रहे हो, तो अंतर क्या बता रहे हो? अंतर बस इतना है कि जब ये सारी चीज़ें एक टाइम में होंगी, एक टाइम में होंगी, पर्टिकुलर टाइम में होंगी, तब ऐसी संरचना को हम डिजीज पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजीज पिरामिड कहते हैं। समझ में आ गया कि डिजीज पिरामिड क्या होता है? उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। डिजीज ट्राइंगल और डिजीज पिरामिड में क्या अंतर होता है? जब ये होस्ट और पैथोजन और एनवायरनमेंट मिलकर तीनों डिजीज कर रहे होते हैं, इस ऐसी संरचना को, आकृति को हम डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं। जब यही काम एक टाइमली हो, एक टाइम में हो, तो इसको डिजीज पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज पिरामिड बोलते हैं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिर देखते हैं आप लोगों को कि आगे की कहानी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आप एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए और लिख लीजिएगा। सारी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके चौथे ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, चौथे ऑब्जेक्टिव पर। सारे ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव सर क्यों पढ़ा रहे हो, हम कोई मेंस थोड़ी ना लिखने जा रहे हैं। परंतु मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, हम थ्योरी से ऑब्जेक्टिव तोड़ देंगे और ऐसी कमर तोड़ेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होगा आपका। जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। अब चौथा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने अभी तक देखा, पहले ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि पौधों के अंदर जो रोग लग रहा है तो वो कैसे रोग कारक से लग रहा है, उस रोग कारक के बारे में जानना, इसके बारे में पैथोलॉजी ने बताया हमें। दूसरा बताया कि सर पौधे में रोग लग रहा है तो उसका विकास हो रहा है और उस विकास के पूरे मैकेनिज्म को समझना है कि कैसे कैसे पौधे के अंदर रोग हो रहा है, तो हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव समझ लिया। तीसरा कि सर रोग तो हो रहा है, पौधे और पैथोजन की वजह से रोग हो रहा है, तो इनके बीच का रिलेशन क्यों ना समझ लिया जाए, तो हमने रिलेशन उनके बीच का समझा दिया कि आखिर पैथोजन और पौधे के बीच रिश्ता क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हो रखी हैं, अब इनको निपटान कैसे करेंगे। तो देखेंगे पौधों में लगने वाली बीमारियों के प्रबंधन व उपचार के तरीके विकसित करना, उपचार के तरीके विकसित करना। अब जैसे कोई रोग लग रहा है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को हमें विकसित करना है कि पौधे का उपचार हमें कैसे करना है। एपिडेमियोलॉजी के बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया कि सर पौधों में जो रोग लग रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं, इनका प्रबंधन व उपचार करेंगे तो उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे हम कोई पौधे में रोग लग जाते हैं, उनको कैसे ख़त्म करते हैं? एक तो हम एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में जुताई का तरीका बदलते हैं, फसल की बुवाई का समय बदल लेते हैं, जल्दी बो लेते हैं या लेट बो लेते हैं, फसल चक्र अपना लेते हैं, सिंचाई प्रॉपर सिंचाई करते हैं। ठीक है, बीड का इन्फेस्टेशन खेत में ज़्यादा नहीं होने देते हैं। ये क्या होता है? एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। फिर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जैसे फिजिकल कंट्रोल होते हैं,
डिजीज को रोकने के लिए फिजिकल कुछ कंट्रोल होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल होते हैं, ठीक है, हम बायोलॉजिकल एजेंट प्रयोग कर लेते हैं, और केमिकल कंट्रोल होते हैं, जो केमिकल मतलब पेस्टिसाइड वगैरह डाला जाता है। आईडीएम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट टूल को हम अपनाते हैं, ठीक है। ये तरीके विकसित करना ही हमारा प्लांट पैथोलॉजी का उद्देश्य पूरा होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया कि पादप रोग विज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये पादप तो हमने देख लिया, पादप पैथोलॉजी देख लिया, सारी चीज़ें देख लिया। अब हम रोग जनक के बारे में पढ़ लें कि आखिर में ये रोग जनक है क्या, ठीक है, ये रोग जनक है क्या, पैथोजन क्या है। थोड़ा पैथोजन पर चर्चा करते हैं। तो पैथोजन की अगर परिभाषा देखना चाहें तो एनी एंटिटी विच कैन इंसाइट द डिजीज इज आल्सो कॉल्ड पैथोजन। कहने का मतलब कोई भी इकाई जो रोग को प्रेरित करे उसको हम रोगजनक के रूप में जानते हैं। मतलब एनी एंटिटी विच कैन इंसाइट द डिजीज, मतलब ऐसा एंटिटी जो डिजीज को करने के लिए इंसाइट हो, प्रेरित करे रोग को उत्पन्न करने में, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोई भी इकाई जो रोग को उत्पन्न करने में या रोग को उत्पन्न करने में मदद करे या रोग को प्रेरित करे। तो लिखेंगे कोई भी इकाई जो पौधों में रोग उत्पन्न करने को प्रेरित करे, उसे रोगजनक कहते हैं, उसे रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रोगजनक कहते हैं या रोग कारक कहते हैं या कॉजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये समझ में आ गया कि पैथोजन उसको कहते हैं। अब जरा देखते हैं जो पैथोजन होता है, अगर इसका हम शाब्दिक विच्छेद करके देखें तो पैथोजन, ये पैथोजन होता है। इसको दो अलग अलग अगर हम टुकड़ों में तोड़ना चाहें तो इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं पैथोस और एक को लिख सकते हैं जेनरेट, ठीक है। एक को हम लिख सकते हैं पैथोस और एक को लिख सकते हैं हम जेनरेट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो एक को हम पैथोस लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं जेनरेट। और पैथोस का मतलब होता है डिजीज। क्या होता है? डिजीज। पैथोस का मतलब होता है डिजीज, मतलब रोग। और जेनरेट का मतलब जेनरेटिंग एजेंट, जेनरेटिंग एजेंट मतलब जेनरेटिंग एजेंट, जो डिजीज को जेनरेट करने वाला एजेंट होगा उसे ही हम पैथोजन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पैथोजन, ठीक है। तो हमने परिभाषा बता दी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इसकी इंग्लिश में परिभाषा लिख सकते हैं, एनी एंटिटी विच कैन इनसाइड द डिजीज इज आल्सो कॉल्ड पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन को हमने तोड़ा तो ये पैथोस प्लस जनरेट में टूटा, और पैथोस का मतलब होता है डिजीज और जनरेट का मतलब होता है जेनरेटिंग एजेंट, या डिजीज को जनरेट करने वाला, डिजीज को उत्पन्न करने वाला ही रोगजनक होगा या रोग कारक होगा। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है, या पर्यावरणीय कोई कारण हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। रोगजनक को भी हम लोगों ने समझ लिया अच्छी तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा कि रोगजनक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका जो होगा वो आपको डिफरेंट लगेगा, परंतु जब आप पेपर दोगे तो आपको लगेगा कि इस वाले क्लास से, इस वाले पेज से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर देखने को मिले और हमने इस प्रकार से क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हमको सीखना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सिस्टम वो सिस्टम नहीं है आप लोग जो अभी सोशल मीडिया में पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पैथोजन या रोगजनक के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैथोजन या रोगजनक के प्रकार।
चर्चा करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पैथोजन। रोगजनक के प्रकार। ठीक है, शर्माना नहीं, कहीं पे भी अगर आपको लगे कहीं डाउट आप तुरंत पूछना। तो रोगजनक के प्रकार जो होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के रोगजनक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देंगे। तो नंबर 1, ये 3 प्रकार होंगे, कौन कौन से। नंबर 1 बायोटिक पैथोजन, और दूसरा होगा मीजोबायोटिक पैथोजन, मतलब ना बायोटिक ना एबायोटिक, मीजो मतलब मध्य का। ठीक है, जिसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, तो मीजोबायोटिक पैथोजन। और एक होता है एबायोटिक पैथोजन, एबायोटिक पैथोजन। ठीक है, अब तीनों की हिंदी जान लेते हैं कि क्या होता है। बायोटिक पैथोजन को हिंदी में कहते हैं जैविक रोग कारक। क्या कहते हैं? जैविक रोगजनक या जैविक रोग कारक। और इसको हिंदी में भी मीजोबायोटिक बोलते हैं, मीजोबायोटिक रोगजनक। क्या बोलते हैं? मीजोबायोटिक रोगजनक। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, और लास्ट में है एबायोटिक पैथोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अजैविक रोगजनक, अजैविक रोगजनक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तीनों चीज़ें हम लोगों ने लिख लिया कि जो पैथोजन होते हैं, टाइप्स ऑफ पैथोजन होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक हमने देखा कि बायोटिक पैथोजन, जिनको हम जैविक रोगजनक कहते हैं, मतलब ऐसे रोगजनक जो जिंदा हैं, मतलब जो जिंदा रहे। ठीक है, उसके बाद मीजोबायोटिक पैथोजन, मतलब जो मध्य के हों, ना जीवित हो ना अजीवित हो। ठीक है, तीसरा एबायोटिक पैथोजन, जिनको अजैविक रोग कारक, जो जीवित नहीं होते हैं। अब एक एक करके हम इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे बायोटिक। अब हम अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बायोटिक पैथोजन। इसी का दूसरा नाम होता है एनिमेट, एनिमेट पैथोजन। एनिमेट का मतलब होता है सजीव, जैविक या सजीव। तो अगर हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैविक या सजीव रोग कारक या रोगजनक। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, उसमें कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो पहला जो हमारा आया बायोटिक पैथोजन या एनिमेट पैथोजन, कहने का मतलब जैविक या सजीव पैथोजन। तो ऐसे पैथोजन, पैथोजन का मतलब जो रोग उत्पन्न कर दे, उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, अभी तक आप बहुत से बच्चे होंगे जो पैथोजन का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। मुझे लगता है कि पैथोजन क्या है, आगे डिजीज क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे। डिजीज के प्रकार कितने होते हैं सब बताएंगे। फिर पैथोलॉजी की हिस्ट्री क्या होती है वो भी बताएंगे। फिर विभिन्न फसलों में लगने वाले डिजीज़, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म और उनका कंट्रोल कैसे होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे। जो अपने सिलेबस में है उसको हम एक एक चीज़ों को तोड़ के रख देंगे, बस धैर्यपूर्वक आपका धैर्य हमें चाहिए। तो अब हम देखते हैं बायोटिक पैथोजन या एनिमेट। तो बायोटिक पैथोजन में सबसे पहला जो कारण आता है फंजाई। क्या आता है? फंजाई। फंजाई का मतलब कवक। अब देखना कि फसलों में कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत से होते हैं। गेहूं में लूजिस्मट कवक से होता है, करनालवंट कवक से होता है, रस्ट कवक से होता है, धान में भूरा धब्बा रोग कवक से होता है, ब्लास्ट कवक से होता है। ठीक है, बहुत से होते हैं कवक से। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कवक से होते हैं। कवक होते हैं जो वो बायोटिक में आते हैं। कवक के बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया, जिसको एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। तो अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे सिट्रस में
आपने पढ़ा होगा सिट्रस कैंकर, धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और कॉटन में बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा रोग हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे शुगर केन में रेड स्ट्रिप, रेड रॉट नहीं कर रहा हूँ, रेड स्ट्रिप बैक्टीरिया से होता है। तो अगर अपन बात करें कि फर्स्ट बैक्टीरिया, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया, फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया, कहने का मतलब जो बैक्टीरिया होते थे वो पहले एनिमल वगैरह को कॉज करते थे, परंतु ऐसा बैक्टीरिया जो पहला प्लांट को अफेक्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया जिसने प्लांट को अपना पैरासाइट बनाया हो, तो वो कौन सा है? इरविनिया इमाइलोवोरा। इरविनिया एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा, ये फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया है जिससे कौन सा रोग हुआ? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर मतलब सेब और नाशपाती में जो अंगमारी झुलसा है, फायर ब्लाइट रोग है, ये सबसे पहले किससे हुआ? इरविनिया इमाइलोवोरा से। इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया तो टीजे व्यूरिल, टीजे व्यूरिल। ठीक है, टीजे व्यूरिल साहब ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि सेब में जो फायर ब्लाइट लगता है वो इरविनिया इमाइलोवोरा नाम के जीवाणु से लगता है, और ये पहला जीवाणु है जिसने पौधे में रोग करना प्रारंभ किया। इस जीवाणु से पहले कोई ऐसे जीवाणु में हिम्मत नहीं थी कि पौधे में रोग कर ले। ये अकेला क्या निकला? खतरनाक निकला, जो पौधे में रोग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये सीखा फंजाई, बैक्टीरिया। उसके बाद हम प्लांट पैरासिटिक, प्लांट या पैरासिटिक प्लांट हम लिख सकते हैं। पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पादप। अब परजीवी पादप कैसे होते हैं? जैसे अमरवेल वगैरह हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं? परजीविता बना लेते हैं, तो उसमें अल्ट्रेशन आने लगते हैं किसी भी मुख्य प्लांट पर जिस पर ये परजीविता बनाते हैं, तो पैरासिटिक प्लांट्स हो गए। उसके बाद आपका इसी में आ जाता है प्रोटोजोआ। क्या आ जाता है? प्रोटोजोआ। हालांकि प्रोटोजोआ जो होते हैं मुख्यतः जंतुओं में अफेक्ट करते हैं, परंतु कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो प्लांट्स में भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक प्रोटोजोआ का जीनस आता है फाइटोमोनास। इसका एक जीनस होता है फाइटोमोनास। कौन सा? फाइटोमोनास। ये जो फाइटोमोनास जीनस होता है, इस जीनस के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं, इस जीनस के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं, फाइटोमोनास जीनस के अंदर जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये बहुत सारे रोग को कॉज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट। क्या? हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट। पहला पॉइंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हार्ट रॉट ऑफ कोकोनट, इम्पटी रॉट ऑफ कसावा, इम्पटी रूट ऑफ कसावा। कसावा वही फसल है जिसकी सबसे पहली वर्ल्ड में हाइब्रिड वैरायटी निकाली गई थी, तो इम्पटी रॉट ऑफ कसावा। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लोएम नेक्रोसिस इन कॉफ़ी, फ्लोएम नेक्रोसिस इन कॉफ़ी, ये भी क्या होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और भी होते हैं, सडन विल्ट ऑफ ऑयल पाम में भी होता है, और विल्ट एंड रोटेन जो रेड जिंजर होता है उसमें भी देखने को मिलता है। तो ये इतने सारे डिसऑर्डर जो होते हैं वो फाइटोमोनास जीनस के प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा।
फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा? स्पाइरोप्लाज्मा, ठीक है। इससे क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे फिलोडी, इन सिसम, मतलब तिल में फिलोडी होता है, लिटिल लीफ, इन ब्रिंजल, बैंगन में छोटी पत्ती रोग फाइटोप्लाज्मा या स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। फिर हम देखते हैं अपने आगे की कहानी को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर कहानी को बढ़ाने की बात करते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमने बायोटिक पैथोजन आपको बताया, उसके बाद हम बात करेंगे कि एबायोटिक पे भी बात करेंगे, मीजोबायोटिक पे भी बात करेंगे। आप यहाँ पर फटाफट से यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, यहाँ से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे बैक्टीरिया वाला है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और ये प्रोटोजोआ वाला है ये भी पूछा जा सकता है, फाइटोप्लाज्मा स्पाइरोप्लाज्मा से होता है ये भी पूछा जाता है। बाकी हम इसको और भी आगे डिटेल से भी बताएंगे, आप तब तक इतना आप लिखते रहिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मीजोबायोटिक। क्या बात करेंगे, मीजोबायोटिक। अब मीजोबायोटिक में चर्चा करते हैं हम लोग। मीजोबायोटिक में क्या क्या देखते हैं, मीजोबायोटिक पैथोजन, ठीक है। अब मीजोबायोटिक पैथोजन में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला आता है वायरस, विषाणु। सब लोग जानते होंगे कोरोना काल इसी की वजह से आया, विषाणु की वजह से आया, और ये विषाणु ने हर बच्चे के जुबान पे कुछ ऐसे टर्म आ गए जैसे आत्मनिर्भर, लॉकडाउन, सैनिटाइजर, ये क्वारंटाइन, यही सब सिखाया कोविड-19, ठीक है। तो ये वायरस होता है। वायरस हम किसे कहते हैं, वायरस हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल भी होगा, न्यूक्लिक अम्ल भी होगा। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए और आरएनए, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी होगा और प्रोटीन का कवर भी होगा, आवरण भी होगा, प्रोटीन का आवरण भी होगा। तो वायरस के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का आवरण भी होता है। वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। कहने का मतलब ए सेलुलर होता है। क्या होता है, ए सेलुलर होता है वायरस। तो मतलब अकोशिकीय मतलब इसमें कोई कोशिका नहीं होती, ना ही जीवित कोशिका ना ही मृत कोशिका। इसी की वजह से ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। इसी की वजह से ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। जब सजीव कोशिकाओं में जाता है तो सजीव, और निर्जीव कोशिकाओं में जाता है तो निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। अब वायरस के द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, वाईएबीएमबी, येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसके साथ साथ बंचीटाप बनाना में, ठीक है, वायरस के द्वारा होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। वायरस में न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन का आवरण भी होता है, अकोशिकीय होने की वजह से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। बड़े खतरनाक होते हैं। मान लो हमारे अंदर वायरस आ गया तो वो सजीव होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब अपनी पीढ़ी को बढ़ाएगा। अब मान लो ये मार्कर के अंदर आ गया वायरस तो ये निर्जीव वायरस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने वायरस के बारे में सुना। अब वायरस के बाद हम एक बात करते हैं जिसका नाम है वायराइड। वायराइड बिल्कुल वायरस की तरह होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड तो होता है, वायरस का ही कण होता है, न्यूक्लिक अम्ल तो होता है,
परंतु आवरण रहित होता है। क्या होता है? आवरण रहित होता है, इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होगा, इसे बोलते हैं वायरॉइड। ये वायरस का कण होता है। किसका? वायरस का कण होता है। तो अब हम इस पर क्या लिख सकते हैं? ये एक वायरस का कण है, इससे रोग होता है। ठीक है, रोग अगर हम बात करें तो फर्स्ट वायरॉइड डिजीज अगर पूछा जाए, फर्स्ट वायरॉइड डिजीज, पहला वायरॉइड द्वारा होने वाला रोग, तो PSTD लिखते हैं इसको, परंतु हम केवल PSTB लिखेंगे। इसको मतलब होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड डिजीज। ठीक है, ये होता है PSTD। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसको खोज किया था इसका 1971 में। 1971 में T.O. डॉयनर ने सबसे पहले देखा था कि वायरॉइड के द्वारा आलू में PSTB पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड डिजीज होता है। उसके बाद और भी रोग हुए, तो वो और रोग कौन कौन से हुए जरा इसी में देख लेते हैं। एक और, नारियल कोडैंग वायरल या वायरॉइड डिजीज, इसका मतलब होता है कोकोनट कोडैंग वायरॉइड, ठीक है, डिजीज। ठीक है, ये भी होता है। उसके बाद और भी रोग होते हैं, जैसे कुकुम्बर फ्रूट पेल या कुकुम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कुकुम्बर पेल फ्रूट वायरॉइड डिजीज। ठीक है, ये भी किसके द्वारा होता है? वायरॉइड के द्वारा होता है। एक और होता है सिट्रस एक्जोकॉर्टिस वायरॉइड। ठीक है, ये क्या होता है? सिट्रस एक्जोकॉर्टिस वायरॉइड डिजीज। तो ये हो गया मीजोबायोटिक पैथोजन। तो मीजोबायोटिक में बेसिकली हमने क्या देखा? वायरस को देखा, वायरस के ही कण एक वायरॉइड को देखा, और वायरॉइड के बारे में हमने इतना देख लिया। और भी कण होते हैं इसके, वीरुसाइड भी होता है। वीरुसाइड मतलब ऐसा होता है सर्कुलर स्टैंडर्ड RNA का होता है। उसके बाद एक होता है प्रियॉन्स, जिसको इन्फेक्टियस प्रोटीन, संक्रमणकारी प्रोटीन या विकृत प्रोटीन कहते हैं, जो मुख्यतः पशुओं में रोग करता है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, ये जो कुकुम्बर वाला है इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये कुकुम्बर वाला यहाँ से